हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के क्रैश कोर्स पॉलिटिकल साइंस में जो है बेसिकली क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिट 5 में इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम इस तरीके से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट कि आपके एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो यूनाइटेड नेशन से जो है क्वेश्चन आते ही हैं, तो उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी की जो एक्सेलरेट सीरीज है वो शुरू हो चुकी है और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये जो है आपका 21 मार्च से शुरू हो चुका है और ये 21 मार्च को होने वाला है 4 से 5 बजे के बीच में। इसमें आपको पेपर 1 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। दो ये तो मैनेजमेंट का है, लेकिन जो लोग भी पेपर वन का जो टॉपिक है वो सेम होता है, तो मेक श्योर जो है आप ये फ्री वाले अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और वहाँ पे आप अपना जो है एक रैंक देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो रैंक 1 टू रैंक 2 लाते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका रैंक 36 टू रैंक 150 आता है तो आपको 25% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर 6 मंथ्स एंड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप करना है, एनरोल करना है। तो एनरोल करोगे तो आप क्या करोगे, जो हम लिंक देंगे ना उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाओगे तो आप दोनों में से कोई भी कोड यूज कर सकते हो, AGNET10। ठीक है, या फिर साकरीन NTA, ये स्पेलिंग है ऐसे KREEN, साकरीन NTA। ठीक है, तो कोई भी अगर आप इसमें से कोड यूज करोगे ना तो आपका जो है ये अनलॉक हो जाएगा। ये फ्री है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर एनरोल कीजिएगा एंड फिर टेस्ट दीजिएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक का, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं साकरीन NT। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड AGNET10। ठीक है बच्चों, और ये जो है मतलब जो लोग हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं और लेबर वेलफेयर के हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स बैचेस शुरू हो गए। क्रैश कोर्स बैचेस में आपके एग्जाम में कुछ टाइम रह गया ना, तो इसमें जल्दी जल्दी जो है आपके टॉपिक्स कम समय में जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हुए ये लोग सारे के सारे जो है टॉपिक्स को कवर कराएंगे। तो ये 17 मार्च से शुरू हो चुका है, तो आप जो है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, और कल जो है हमारी क्लास शेड्यूल है, फ्री क्लास शेड्यूल है। ठीक है, तो इसमें हम जो है 40+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कल सुबह 11 बजे वो शेड्यूल है। ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर जो है आप उसको ज्वाइन करो। उसका भी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से अपने आप को एनरोल हो सकते हो और मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखिए सबसे अब डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ IR। ठीक है, तो इसमें जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है, उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है और आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देते हैं। और इसके अलावा इंडिया जो है किस किस का मेंबर है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो बेसिक पर्पस क्या था मेंटेन करने का, तो इट वाज established to maintain international peace and security with its 6 bodies। कितनी बॉडीज है, 6 बॉडीज हैं। दैट आर जनरल असेंबली पहला, सेकेंड है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फोर्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल फिफ्थ, सस्पेंडेड इन 1994, इसको जो है क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, एंड सेक्रेटेरिएट दैट इज सिक्स्थ। ठीक है, तो बेसिकली अभी कितने हैं, 5 आपके बॉडीज हैं। सो ये जो है आपको याद रखना है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो है, जब पहले क्या था कि लीग ऑफ नेशन था आपका। ठीक है, लीग ऑफ नेशन पहले था, तो उसका बेसिक टास्क क्या था कि आप जो है वॉर को मत होने दो, लेकिन वो जो है 1939 टू 1945 तक, तो ये जो है आपका वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो जब प्रिवेंट नहीं कर पाया था तब एक जनरल कंसेंट बना था अमंग द नेशंस। ठीक है, एक जनरल कंसेंट बना था अमंग द नेशन, और उस जनरल कंसेंट के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन आपका आया था PYQ में, वो क्वेश्चन क्या था जो कि हमने अनअकैडमी पे भी कराया था, कि वाई इंटरनेशनल
जो सिक्योरिटी है या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बने, तो उसका जो है मेन पर्पज वो किसकी वजह से आया? एक तो आपका था फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और एक था क्योंकि उनको जनरल कंसेंट ऑफ स्टेट मिली हुई थी। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। तो बेसिकली जो है वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, और इसने जो है लीग ऑफ नेशन को 1945 में रिप्लेस किया, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड security and promote cooperation in solving international economic, social and humanitarian problems। तो इसकी वजह से आपकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, राइट? सॉरी, तो ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आपको पता चल गया। अब इसका जो है सबसे पहले जो है इसका मेंशन जो है सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सबसे पहले मेंशन किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। सबसे पहले जो इन्होंने टर्म कॉइन किया था यूनाइटेड नेशन का, तो ये आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। एंड इसका मतलब था एलाइड कंट्रीज। ठीक है, तो द टर्म वाज फर्स्ट ऑफिशियली यूज्ड ऑन 1 जनवरी 1942 when 26 गवर्नमेंट साइंड द अटलांटिक चार्टर। तो इन्होंने क्या किया था? अटलांटिक चार्टर को साइन किया था, प्लेजिंग टू कंटिन्यू द वॉर एफर्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले जो है इसका नामकरण किया था। ऑन 25 अप्रैल 1945 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन इन सैन फ्रांसिस्को, अटेंडेड बाय 50 गवर्नमेंट्स एंड अ नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, ये चीज देखना है। एंड ये जो है ऑफिशियली कब आई थी आपकी? 24 अक्टूबर 1945। तो ये दोनों डेट जो है आपको याद होने चाहिए। 25 अप्रैल 1945 यहाँ पे आपका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और ये जो है फोर्स में कब आई, एग्जिस्टेंस में कब आई? 24 अक्टूबर 1945 अपॉन रेटिफिकेशन ऑफ द चार्टर बाय द 5 द देन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो कौन कौन से थे आपके? फ्रांस, the Republic of China, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States by a majority of the other 46 signatories. Okay. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसको बस एक बार आपको देख लेना। तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, टू फॉस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, टू सर्व द सेंटर वेयर वेरियस नेशन कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज एंड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फॉर द स्कॉर्ज ऑफ वॉर। तो ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब तो कैसे हैं कि बेसिकली जो है कोऑपरेशन अमंग नेशंस की बात करते हैं, और उनके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी सॉवरेंटी को प्रिजर्व करने की बात करता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो है आपका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें 111 आर्टिकल है। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करता है। तो जो चार्टर है वो 6 पार्ट में है। ठीक है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 6 पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहला है आपका जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सस्पेंडेड इन 1994। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। जनरल असेंबली क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर होते हैं, तो इसको ये लोग ब्रीफली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन को, वो सारे के सारे जो है जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेड होते हैं, और ये जो है रिकमेंडेशन बना सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, ह्यूमन राइट्स को कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, General Assembly is expected to meet on a regular basis and when a vote is taken it needs a 2/3 majority। तो ये जो है आपका एक क्रिटिसिज्म भी आता है, क्योंकि कोई भी अगर वोट लेना है तो जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तब तक वो पास नहीं हो पाएगा। तो जो रिफॉर्म्स करते हैं ना हम लोग, कि क्या रिफॉर्म की जरूरत है, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। ठीक है, कि इट इज वेरी रिजिड, व्हाई? बिकॉज इट नीड 2/3 मेजोरिटी फॉर इट टू बी पास्ड। अब सिक्योरिटी काउंसिल देखते हैं। तो इसमें 11 मेंबर हैं आपके। ठीक है, 11 मेंबर में आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के, ये हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, और 6 जो है आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि आपके रोटेशनल बेसिस पे
या फिर एक तरीके से बोल सकते हो जो कि ये 5 सिक्योरिटी मेंबर्स है ना, और बाकी सबके इलेक्शन की वजह से नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आपके यूएसए, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस। एंड उसके बाद से जनरल असेंबली, जो आपकी जनरल असेंबली है ना, जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसमें सभी लोग मीट करते हैं, वो लोग 6 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं और इनको बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो इनका प्राइमरी टास्क क्या होता है कि ये लोग पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें एट इंटरनेशनल लेवल। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज गिवन 1 वोट एंड अ वोट ऑफ 7 मेंबर्स इज नीडेड फॉर एक्शन टू बी टेकन। मतलब कम से कम 7 मेंबर्स जो है जो भी देंगे, तो वो क्या होगा, तभी जो है उस चीज को लिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो 5, अब एक और चीज इसमें है कि जो पांचों आपके हैं परमानेंट मेंबर्स ना, उनके पास स्पेशल पावर्स होती है। कुछ स्पेशल पावर होती है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, उनके आपके जो वोट होते हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक, जो इसकी अच्छी बात भी बोल सकते हो, बुरी बात भी बोल सकते हो, कि एक जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन है कि इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो जो आपके पांचों परमानेंट मेंबर है ना, उन सबका जो है वहां पे कंसेंट होना चाहिए। अगर एक ने भी कंसेंट देने से मना कर दिया, तो आपका जो है क्या होगा, वो नहीं लिया जाएगा, वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिकमेंड द यूज ऑफ अ ब्लॉकेड और अदर फाइनेंशियल इम्पोजिशन फॉर एनी एक्शन दैट इज डीम्ड टू बी ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लॉ ब्रेक करते हैं, वन एग्जाम्पल इज चाइना, इवन यूएसए फॉर से। ठीक है, तो यही लोग जो है इंटरनेशनल रूल को या नॉर्मेटिव ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं, और दे आर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। Okay, so if these do not work, then the Security Council can call on the United Nations to use military force. इनके पास इतनी भी पावर होती है कि ये लोग military force का use कर सके to enforce its will. This is the major difference to the League of Nations. League of Nations में ये power नहीं थी. The United Nations has the ability to enforce the decision as each member state has to provide a military component dependent on its national wealth and capability. Second आपका most important है ECOSOC, that is economic एंड सोशल काउंसिल। तो इसका मेन टास्क क्या होता है, इसका मेन टास्क होता है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ दोज लिविंग इन द मेंबर स्टेट। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज होती है। और इसमें जो है हेल्थ का भी एक पैरामीटर है, वर्ल्ड हेल्थ का भी जो है एक पैरामीटर है, आर्टिकल 57 जो है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या इकोसॉक में हेल्थ भी है। ठीक है, तो यस, हेल्थ इज देयर। तो आर्टिकल 57 में ये चीज है कि इस एरिया में जो है हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज में जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रमोशन ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, तो ये जो है इसमें आपका इकोसॉक इन्वॉल्व होगा, और जितने भी मेंबर्स होंगे काउंसिल में, उसमें सबके पास क्या होगा, एक वोट होगा। नेक्स्ट है आपका आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो है आपकी मेन जुडिशियल बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस की। ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उतने सबके सब जो है आईसीजे के भी मेंबर है। द आईसीजे कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स एंड ओनली 2 मेंबर्स कम फ्रॉम द सेम कंट्री एट अ टाइम। All members of the United Nations have to agree to abide by the decision of the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अभी आप बोल रहे हो कि सारे मेंबर्स जो है इसके मेंबर्स पार्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, लेकिन फिर जो है 15 मेंबर्स का होता है। तो जो आपके जजेस होते हैं ना, सो बेसिकली उस चीज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है आपका द सेक्रेटेरिएट। ये इसमें एक आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं, एंड ये जो है जो यूनाइटेड नेशन को रन करती है, ये मेन बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन को रन करती है। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है, ये आपकी जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, विच रिसीव द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका रिकमेंडेशन कौन देता है, सिक्योरिटी काउंसिल देता है। ठीक है, तो द सेक्रेटरी जनरल इज द यूनाइटेड नेशन द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो पहले इनके पास पावर थी, अभी थोड़ी पावर कम हो गई। अब है आपका ये, आपको पता है ट्रस्टीशिप काउंसिल तो जा चुकी है, तो उसके बारे में हम पढ़ना नहीं है। तो इवेल्युएशन इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि व्हाट वाज द पर्पस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आते। जो आपके फैक्चुअल है ना, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं।
So evaluation is an instrument that predominates in the national and international public sector as a means to ensure substantive rather than financial accountability of the investment made and as a basis of learning to improve the relevance and quality of future action. ठीक है, तो इसीलिए जो है बार बार इवोल्यूशन होती रहती है, एंड इवेल्युएशन जो है वो हेल्प करती है अकाउंटेबिलिटी के लिए भी। ठीक है, अब इसमें जो मैनेजर्स, स्टाफ, जनरल असेंबली के होते हैं, उसमें सबका जो है क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी का, वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है आपका इवेल्युएशन के थ्रू जो है आपको पता मतलब इनका पता किया जाता है, और उसमें कोई भी सुधार की जरूरत होती है तो उसको किया जाता है। अब वर्क्स ऑफ द इवैल्यूएशन इन द यूएन कैसे होता है, तो ठीक है, तो ये गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ओवरव्यू के लिए होता है, और इसमें बहुत सारे आपके एंटिटीज होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिनके डाइवर्स मैंडेट्स होते हैं, उनका गवर्निंग स्ट्रक्चर अलग होता है, और जिनका एम क्या होता है, बेसिकली ये सारे एम होते हैं कि ग्लोबल सॉवरेनिटी, कंसेंसस बिल्डिंग, पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सस्टेन्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेन्ड डेवलपमेंट, फेयर ट्रेड, क्राइम प्रिवेंशन, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। ठीक है, तो ये चीज होती है। अभी जो इवेल्युएशन है आपका यूनाइटेड नेशन का, ये आपका कब हुआ था, बेसिकली इट वाज प्रोमलगेटेड ऑन 19 अप्रैल 2000 इन द सेक्रेटरी जनरल्स बुलेटिन पॉइंट। ठीक है, similar regulation and policies have been issued in the recent areas in the several United Nations organization. For the autonomous organization that was part of United Nations, each is governed by their own regulation and policies. यानी सबके सब अपने ही रेगुलेशन और अपनी पॉलिसीज के थ्रू गवर्न होते हैं। 2005 में जो हेड्स ऑफ इवेल्युएशन थे आपके 43 यूनाइटेड एंटिटीज थे बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इवेल्युएट किया था यूएन सिस्टम्स के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसको। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू देन प्लीज आप जो है डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो है आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और वेदर वी शुड कंटिन्यू इट और नॉट। ओके, बिकॉज योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू अस, सो डू सब्सक्राइब, share as much as possible. Thank you so much.